नमस्कार दोस्तों और हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हिमालय के हृदय से आपके लिए नवीनतम अपडेट, कहानियां और घटनाएं ला रहे हैं। शांत घाटियों से लेकर हलचल भरे शहरों तक हमारे पास वो सभी खबरें हैं जो मायने रखती हैं। यहीं आपकी स्क्रीन पर कमेंट करें और बताएं कि आप कहां से हिमाचल की खबरें देख रहे हैं। समाचार नंबर 1। स्कूली बच्चे भी जानेंगे कैसा है राष्ट्रपति निवास। हिमाचल के स्कूली छात्रों को अब शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट जाने का मौका मिलेगा। प्रदेश के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर से पहले राष्ट्रपति निवास का दौरा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूलों के मुखियाओं को छात्रों से ये विजिट करवाने के लिए कहा गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री को ओर से सभी विभागों को पहले ही ऐसा करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रपति निवास सप्ताह के 2 दिनों को छोड़ 10 से 5 बजे तक हर दिन खुला रहता है। यहां तक राष्ट्रपति की ओर से खुद सभी स्कूलों के छात्रों और अन्य संस्थानों में पढ़े वाले छात्रों को यह सुविधा दी गई है कि छात्रों कभी भी राष्ट्रपति निवास का दौरा कर सकते हैं। इन्हीं आदेशों पर अमल करने के लिए कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले स्कूलों की स्टूडेंट वाइज लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें सभी छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा स्कूल प्रबंधन का ही होगा। स्कूल इंचार्ज, हेडमास्टर या बीईओ खुद छात्रों के साथ एक दिन इस विजिट के लिए निकालेंगे। एचआरटीसी की बसों में छात्रों को ये सुविधा दी जाएगी और इसका खर्चा आईएचआरटीसी ही वहन करेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं और इसमें स्टूडेंट का डाटा शिक्षा विभाग को भेजने के लिए कहा गया है। समाचार नंबर 2। चुनावों से पहले हमीरपुर में बीजेपी को बड़ा झटका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियों में आस्था जताते हुए वीरवार को हमीरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने पत्नी निशा मिन्हास व वार्ड नंबर 2 से पार्षद राजकुमार के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों को भाजपा के टिकट देने से मनोज आहत है। मनोज व राजकुमार के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को हमीरपुर में बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ने मनोज मिन्हास, निशा मिन्हास व राजकुमार को सेरा रेस्ट हाउस में पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। मनोज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के 15 महीने के कार्यकाल को सराहनीय बताया है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि सरकार जनहित में काम कर रही है। कांग्रेस के 6 बिकाऊ विधायक जनता का नहीं, निजी विकास चाहते थे। उन्होंने प्रदेश के विकास को सर्वोपरि नहीं माना। जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन वह 14 महीनों में ही लोगों से दगा कर गए। उपचुनाव से करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ेगा। मनोज ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमीरपुर शहर के विकास को गति देंगे। वर्षों से रुके कामों को तेज गति से सिरे चढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर शहर के विकास को मुख्य प्राथमिकता दें। शहर का स्वरूप बदलने के लिए कार्य करें। प्रदेश सरकार ने शहर के सौंदर्यीकरण व बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है, उसका पूरा सदुपयोग करें। शहर के लोगों को कांग्रेस सरकार के कार्यों से अवगत करवाएं। हमीरपुर जिला में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए दिन रात कार्य किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा, पंकज मिन्हास, विवेक कटोच, सुतीक्ष्ण वर्मा और विकास लठ मौजूद रहे। नप अध्यक्ष ने बीते दिनों किया था यह पोस्ट। भाजपा में पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने और इसका बंदा, उसका बंदा का टैग लगाने से, दोगलों को अहमियत देने से आहत होकर कार्यकर्ता दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बचपन के मित्र गिरधारी लाल वर्मा है। इन्होंने पुष्पिंदर वर्मा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सुनने में आया है कि इन्होंने किसी भी पद को लेने की शर्त नहीं रखी है। ये केवल चमचों,
चापलूसों और झूठे लोगों से दुखी थे। समाचार नंबर 3। 350 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर 1000 में क्यों? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह चुनाव परिणाम प्रदेश की भावी राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र की रक्षा की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। देश भाजपा की तानाशाही और जनविरोधी नीतियों से परेशान है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा अपने विरोधियों को जेल में डाल रही है। देश से हो रहे इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस न्याय के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र से भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है। यही वजह है कि भाजपा के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी का एक विजन दस्तावेज है जो लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करता है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा के नेता कभी कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय जब एक गैस सिलेंडर 350 रुपए और पेट्रोल 60 सहित डीजल 50 रुपए लीटर के हिसाब से लोगों को मिलता था, तो उस समय भाजपा के नेता ढोल पीट कर बढ़ती महंगाई का आलाप करते थे। वहीं गैस सिलेंडर 1000 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर सहित डीजल 90 रुपए लीटर तक लोगों को मिल रहा है, तो भाजपा की जुबान पर ताला लगा है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर है। उन्होंने कहा कि 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद प्रदेश सरकार और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई जनहित के अपने सभी वादों को पूरा करेगी। प्रदेश सरकार ने ओपीएस लागू कर कर्मचारियों से किया अपना वादा पूरा किया है। महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी की शुरुआत हो चुकी है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना भी शुरू कर दी है। समाचार नंबर 4। गांधी चौक पर भाजपा की हुंकार, पहुंचे दिग्गज नेता। भारतीय जनता पार्टी की हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित हुई विशाल जनसभा में भाजपा के दिग्गज नेता फूलों की बारिश के बीच गांधी चौक पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विशाल रैली के लिए गांधी चौक का विशेष तौर पर सजाया गया है तथा गांधी चौक का मनमोहक नजारा देखने लायक है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर गर्मजोशी से दिग्गज नेताओं का स्वागत किया। कभी भाजपा का गढ़ और राजनीति व सत्ता का केंद्र कहा जाने वाला हमीरपुर एक बार फिर से सियासत का सेंट्रल पॉइंट बन गया है। रैली भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने स्वयं इस रैली की तैयारियों का जायजा लिया है। रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रो प्रेम कुमार धूमल, उपचुनाव में सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा, बड़सर से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल, सदर के विधायक आशीष शर्मा, पार्टी के सभी पूर्व विधायकों समेत बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाचार नंबर 5। 70 नहीं अब 95 लाख में प्रचार। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को आयोग ने बड़ी राहत दी है। प्रचार के खर्च की सीमा में 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बार उम्मीदवार प्रचार पर 95 लाख रुपए तक का खर्च कर पाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च की यह सीमा 70 लाख रुपए थी। 25 लाख रुपए अतिरिक्त मिलने की वजह से अब उम्मीदवारों का प्रचार प्रभावित नहीं होगा। दरअसल बीते चुनाव में 70 लाख की खर्च सीमा होने की वजह से कई नेता चुनाव के कुल खर्च के बेहद करीब पहुंच गए थे।
निर्वाचन विभाग ने जनसभा में बांटी गई पानी की बोतलों से धाम तक का हिसाब अपने पास रखा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हिस्से 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च कोल्ड ड्रिंक का जोड़ा गया था। बीते चुनाव में खर्च के मामले में शिमला में भाजपा के उम्मीदवार सुरेश कश्यप 70 लाख के सबसे करीब पहुंचे थे। उन्होंने प्रचार पर 67,10,000 रुपए खर्च होने की जानकारी निर्वाचन विभाग को दी थी। यह खर्च तय सीमा से महज 2,90,000 रुपए ही कम था, जबकि मंडी से रामस्वरूप शर्मा ने उस समय करीब 66 लाख रुपए प्रचार पर खर्च किए थे। वह अपने तय सीमा से 4 लाख रुपए दूर रह गए थे और इस श्रेणी में तीसरे नंबर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल ठाकुर थे, जिन्होंने 65,96,000 रुपए प्रचार पर खर्च होने की जानकारी निर्वाचन विभाग को दी थी। गौरतलब है कि प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये सीटें सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए उम्मीदवारों को रैलियों, भीड़ जुटाने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहनों की जरूरत रहती है। ऐसे में प्रचार खर्च की सीमा बढ़ाने का फायदा अब प्रत्याशियों को मिलेगा। पाई का हिसाब लेगा निर्वाचन विभाग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इस बार लोकसभा के प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे, जबकि विधानसभा में खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के प्रचार पर निर्वाचन विभाग कड़ी नजर रखेगा। तय सीमा से अधिक धनराशि खर्च की जाती है तो उम्मीदवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को खर्च का हिसाब हर हाल में देना होगा। विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए की सीमा। लोकसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल में 6 विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं। इन उपचुनाव में खर्च की सीमा 40 लाख रुपए ही रखी गई है। इन सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े वालों को भी खर्च का हिसाब निर्वाचन विभाग के पास जमा करवाना होगा। 40 लाख रुपए से अधिक धनराशि खर्च होती है तो संबंधित उम्मीदवार पर निर्वाचन विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। विधानसभा में प्रचार की यह सीमा मुख्य चुनाव में भी 40 लाख रुपए ही थी। 1952 में 25,000 रुपए थी खर्च की सीमा। लोकसभा चुनाव से खर्च का पुराना नाता है। शुरुआत में 1952 में पहली बार चुनाव में खर्च की सीमा 25,000 रुपए तय की गई थी। फिर महंगाई और जनसंख्या को देखते हुए इसमें समय समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार पर 70 लाख रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई थी। अब इस चुनाव में इस सीमा में 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। समाचार नंबर 6। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ऑनलाइन जमा करवाएं बिल। बिजली बोर्ड ने 26 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान के लिए अब लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी। बोर्ड ने ऑनलाइन बिल भुगतान की प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया है। अब सभी उपभोक्ता एक बार फिर पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे और भीम ऐप समेत अन्य से बिजली बिलों को भुगतान कर पाएंगे। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेटीएम पर लगाए गए बैन के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने पेटीएम से भारत बिल पेमेंट प्रणाली से होने वाले बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को बंद कर दिया था। अब बोर्ड के सभी उपभोक्ताओं को बीबीपीएस प्रणाली अपने बिजली बिलों का भुगतान करने की सुविधा बुधवार से फिर से शुरू हो गई है। अब बोर्ड के सभी उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता पेटीएम के स्थान पर अन्य सेवा प्रदाता एयरटेल पेमेंट बैंक को रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है। बोर्ड के कंसल्टेंट, पीआर,
अनुराग पराशर ने कहा है कि बिजली बोर्ड ऑनलाइन उपभोक्ता सुविधा को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन नया मीटर कनेक्शन बिजली बिलों के भुगतान में आगे आने वाले समय में कोई समस्या न आ सके। समाचार नंबर 7। वीरभद्र सिंह रामस्वरूप शर्मा ने मत प्रतिष्ठता में रचा इतिहास। स्व वीरभद्र सिंह और स्व रामस्वरूप शर्मा ने मत प्रतिष्ठता में मंडी संसदीय सीट पर इतिहास रच डाला है। इन पर रिकॉर्ड मतों की बरसात हुई थी। मंडी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे कम वोटिंग टक्कर में आए प्रत्याशी मनधर लाल की रही है। 71.95 मत प्रतिशतता सो वीरभद्र सिंह की 1971 में रही है। वहीं दूसरे नंबर पर 2019 में स्व रामस्वरूप शर्मा की मत प्रतिशतता रही है। इनकी 68.75 मत प्रतिशतता थी। आश्रय शर्मा, कौल सिंह, जयराम ठाकुर, अदन सिंह, मधुकर सिंह भी विजेता प्रत्याशियों से मत प्रतिशतता से जीत की दहलीज में काफी दूर रहे। 1951 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अमृत कौर की मत प्रतिशतता 26.89 थी। टक्कर में आए प्रत्याशी गोपी राम की मत प्रतिशतता 26.63% थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की मत प्रतिशतता 63.47 थी। टक्कर में आए प्रत्याशी की मत प्रतिशतता 35.53 थी। 1962 में कांग्रेस के प्रत्याशी की मत प्रतिशतता 63.56 व टक्कर में आई प्रत्याशी अंबिका कुमारी की मत प्रतिशतता 27.95 थी। 1967 में कांग्रेस के ललित सेन की मत प्रतिशतता 51.65 व टक्कर में आए प्रत्याशी की मत प्रतिशतता 23.38 थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह ने 71.95% मत लिए थे। जंग में आए प्रत्याशी मनधर लाल को मात्र 16.14% ही मत पड़े थे। 1977 में जेपी प्रत्याशी गंगा सिंह ठाकुर की मत प्रतिशतता 53.52 थी, जबकि टक्कर में आए वीरभद्र सिंह की मत प्रतिशतता 39.19 थी। 1980 में वीरभद्र सिंह की मत प्रतिशतता 56.60 थी और टक्कर में आए प्रत्याशी गंगा सिंह की मत प्रतिशतता 36.82 थी। 1984 में कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम की मत प्रतिशतता 67.53 व बीजेपी के प्रत्याशी मधुकर सिंह की मत प्रतिशतता 27.86 थी। 1989 में बीजेपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह की मत प्रतिशतता 50.36 व कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम की 44.33 मत प्रतिशतता थी। 1991 में सुखराम के खाते में 49.70% मतदान हुआ था। बीजेपी के प्रत्याशी महेश्वर सिंह के समर्थन में 44.03% मतदान हुआ था। 1996 में सुखराम के समर्थन में 62.44 और बीजेपी प्रत्याशी अदन सिंह के समर्थन में मात्र 33.29% मतदान हुआ था। 1998 में बीजेपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह की मत प्रतिशतता 62.44 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की मत प्रतिशतता 35.38% रही थी। 1999 में महेश्वर सिंह के खाते में 62.05 व कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह के खाते में 37.11% मतदान हुआ। 2004 में कांग्रेस प्रत्याशी की मत प्रतिशतता 53.41 थी और महेश्वर सिंह की मत प्रतिशतता 43.47 थी। 2009 में वीरभद्र सिंह की मत प्रतिशतता 47.82 व बीजेपी प्रत्याशी की मत प्रतिशतता 45.85 थी। 2013 में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की मत प्रतिशतता 60.71 थी, जबकि बीजेपी प्रत्याशी जयराम ठाकुर की मत प्रतिशतता 37.23 थी।
2014 में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा की मत प्रतिशतता 49.94 थी, प्रतिभा सिंह की मत प्रतिशतता 44.46 थी। 2019 में रामस्वरूप शर्मा की मत प्रतिशतता 68.75 थी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा की मत प्रतिशतता मात्र 25.68 थी। थोड़े अंतर से जीत। 2021 के मंडी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की मत प्रतिशतता 49.23 थी, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के समर्थन में 48.05% मतदान हुआ था। यहाँ पर अंतर थोड़ा कम था। समाचार नंबर 8। हिमाचल को नया डीजीपी जल्द, इन नामों पर चर्चा। हिमाचल पुलिस को 20 दिन बाद नया डीजीपी मिलेगा। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद हिमाचल पुलिस का नया डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। डीजीपी के पद पर ताजपोशी के लिए आईपीएस अधिकारी संजीव रंजन ओझा और श्याम भगत नेगी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हिमाचल काडर के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इनमें वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के तपन कुमार डेका है। डीजीपी संजय कुंडू 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजीपी संजय कुंडू 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तपन डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उच्च पद पर आसीन हैं। डीजीपी की रेस में आईपीएस अधिकारी संजीव रंजन ओझा और श्याम भगत नेगी का नाम सबसे आगे है। संजीव रंजन ओझा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं और संजय कुंडू के बाद वरिष्ठता में सबसे आगे हैं। ओझा के बाद 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी हैं, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही हैं। उनके बाद 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा हैं। वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं। उसके बाद 1993 बैच के अनुराग गर्ग हैं। इसी बैच में अशोक तिवारी और ऋत्विक रुद्र आते हैं। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल भी केंद्र से लौट चुके हैं। इसी बैच के अगले अधिकारी जहूर हैदर जैदी हैं। जैदी के बाद 1995 बैच में एसपी सिंह और एन वेणुगोपाल हैं। उनके बाद 1996 बैच में सतवंत अटवाल त्रिवेदी, अजय कुमार यादव और अभिषेक त्रिवेदी हैं। डीजीपी की तैनाती के लिए 30 वर्ष का सेवाकाल जरूरी है। समाचार नंबर 9। निर्दलीयों पर संविधान के अनुसार लेंगे फैसला। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने निर्दलीय विधायकों की स्थिति को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। विधानसभा में मीडिया से बातचीत में कुलदीप पठानिया ने कहा कि इन तीनों विधायकों को 10 अप्रैल को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था। इससे पहले इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपना इस्तीफा मुझे दिया था, लेकिन इस रिजाइन के कारणों की जांच करना स्पीकर का अधिकार है। यह अधिकार संविधान में मिला है, इसलिए वह उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर संविधान के अनुसार ही फैसला होगा। इस सारी प्रक्रिया से विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल महोदय को भी अवगत करवा दिया था। स्पीकर ने कहा कि अब मामला हाई कोर्ट में भी है और 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले विधानसभा की ओर से हाई कोर्ट में भी जवाब दायर किया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि निर्दलीय विधायक जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिसक्वालिफिकेशन वैसे भी हो जाती है, इसीलिए 2 तरह के विकल्प अभी मौजूद हैं। वह अभी फैसले पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही है। इन्हें 10 अप्रैल यानी बुधवार का समय दिया गया था, लेकिन नोटिस का लिखित में जवाब उन्होंने साथ नहीं लाया था। इसीलिए 2:30 बजे तक प्रोसीडिंग को स्थगित कर उन्हें दोबारा टाइम दिया गया है। 22 मार्च को इस्तीफा,
23 को ज्वाइन की पार्टी। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के अनुसार स्पीकर के सामने पेश हुए। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने पहले स्पीकर से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उनका कहना था कि स्पीकर की ओर से जारी किया गया कारण बताओ नोटिस सिर्फ देरी करने की मंशा से था, इसलिए उन्हें मजबूरी में हाई कोर्ट जाना पड़ा है। उन्होंने अध्यक्ष को स्पष्ट किया है कि इस्तीफा 22 मार्च को दिया है, जबकि 23 मार्च को भाजपा ज्वाइन की है। इसलिए स्पीकर को पहले डिसक्वालिफिकेशन क्लॉज के बजाय इस्तीफे पर फैसला देना होगा। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा के साथ उपचुनाव लड़ा चाहते हैं और भाजपा की टिकट पर यह उपचुनाव लड़ेंगे। समाचार नंबर 10। अनुराग बोले, भाजपा की झोली में डालेंगे सभी सीटें। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की यह हालत है कि उनके टिकट पर कोई चुनाव लड़े वाला तक नहीं मिल रहा। इसके साथ ही आज जनता प्रदेश सरकार से पूछ रही है कि विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों का क्या हुआ। ये शब्द केंद्रीय सूचना, प्रसारण, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहे। अनुराग ठाकुर 2 दिनों से हिमाचल प्रवास पर हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में भाजपा और एनडीए के 400 पार के संकल्प को हिमाचल प्रदेश अपनी चारों लोकसभा सीटों का योगदान देकर सिद्धि तक पहुंचने को तैयार है। कांग्रेस के झूठे वादों और भ्रष्ट इरादों के परिणाम स्वरूप हिमाचल उपचुनावों में भी 6 की 6 विधानसभा सीटों का भाजपा की झोली में आना तय है। श्री ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश में जनता अपनी वोट की ताकत जानती है। संपूर्ण देशवासी अपना वोट इस बार विकास और विश्वास यानी पीएम मोदी को देने का मन बना चुके हैं। आज देश में कांग्रेस के नेता चुनाव लड़े से डर रहे हैं। कोई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े की इच्छा नहीं जता रहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बना तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। पिता को जन्मदिन पर दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बुधवार को 80 साल के हो गए। इस अवसर पर समीरपुर पहुंचे उनके बेटे व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कन्या पूजन किया व सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। हिमाचल न्यूज पर अभी बस इतना ही। पहाड़ों की भूमि के बारे में अधिक अपडेट और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे साथ बने रहें। याद रखें, हिमाचल की सभी चीजों के लिए हमने आपको कवर कर लिया है। अगली बार तक अलविदा।